आप सबका स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस तथा 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। यह सभी एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित हैं। 10th तथा 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अब 12th क्लास सोशियोलॉजी के छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट व लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करवाए जा रहे हैं। आज की ये वीडियो 12th क्लास छात्रों के लिए है, जो कि चैप्टर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनजातियां, उनकी समस्याएं तथा कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर आधारित है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुसूचित जनजातियों से आप क्या समझते हैं? अनुसूचित जनजातियों की क्या क्या समस्याएं हैं? तो अनुसूचित जनजातियां क्या हैं? तो ये एक ऐसा समुदाय हैं जो सभ्य समाज से दूर पहाड़ों, जंगलों, घाटियों, रेगिस्तानों और घने वनों में निवास करती हैं। और ऐसे स्थानों को हम दुर्गम स्थान कह सकते हैं। वहाँ पर पहुँचना कठिन होता है और ये आज भी आदिम अवस्था में निवास कर रही हैं। इन समूहों को कबीला, आदिवासी, वनवासी, जनजाति इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों को विशेष रूप से निर्धन, शक्तिहीन तथा सामाजिक रूप से पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में पहचाना गया। यह जनजातियां मुख्य रूप से वनों पर निर्भर हैं। हर एक जनजाति की अपनी ही अलग भाषा, संस्कृति, परंपराएं, खाने पीने इत्यादि के तरीके होते हैं। इनमें एकता की भावना भी होती है, क्योंकि यह एक निश्चित भूभाग में मिलजुल कर रहती हैं। ये कभी भी हिंदू जाति व्यवस्था का अंग नहीं रही हैं और ना ही इनमें वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन ये कभी भी हिंदू जातियों से अलग भी नहीं रही हैं, कभी पूरी तरह अलग थलग कभी नहीं रही हैं। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब जनजातियों को हिंदू समाज के साथ संपर्क में आप पौराणिक कथाओं में सुन सकते हैं। इनका हिंदू समाज तथा संस्कृति से निकट का नाता रहा है। अनुसूचित जनजातियां संपूर्ण भारत में फैली हुई हैं और जो अनुसूचित जनजातियों की मुख्य समस्याएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जो पहली और बहुत बड़ी समस्या है इनके सामने वो है राष्ट्रीय वन नीति बनाम आजीविका की समस्या। क्योंकि जनजातियां मुख्य रूप से वनों में निवास करती आई हैं, तो वनों से संबंधित नीति बनाई गई है, उनका जनजातियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उनसे क्या समस्याएं जनजातियों को पैदा हुई हैं। अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व भारत में वनों का प्रयोग मुख्यतः स्थानीय लोगों के रीति रिवाज के अनुसार होता था। अर्थात जो वनों में रहते थे वो अपने रीति रिवाज के अनुसार ही वनों का प्रयोग करते थे। परंतु अंग्रेजों के द्वारा वनों में इमारती लकड़ी के पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने वन नीति बना दी, जिसके अंतर्गत वो वन नीति क्या थी कि उसके अंतर्गत वनों में कृषि करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा, स्थानीय लोगों के वनों में प्रवेश करने और पशुओं को चराने आदि कामों पर रोक लगा दी गई। स्थानीय लोग कौन? जो जनजातियां जो उन वनों में निवास कर रही थी, जो स्थानांतरित खेती करती थी, यानी कि झूम खेती करती थी, स्थान परिवर्तित कर करके जो है वो खेती करती थी। अब उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसके साथ साथ वनों में प्रवेश को भी अपराध घोषित कर दिया गया था। और स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई वन नीतियाँ थी वो जारी रही। इससे आदिवासी समुदाय अभावग्रस्त व असुरक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उनकी आजीविका के मुख्य साधन वनों से उन्हें वंचित होना पड़ा। उनसे वन छिन गए, उन्हें वनों से हटा दिया गया, उनके वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए गए, पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। फलस्वरूप आदिवासियों में भूमि अलगाव की समस्या पैदा हो गई। जो दूसरा बड़ी समस्या है वो है औद्योगिकरण, विकास परियोजनाओं तथा खनन के कारण विस्थापन की समस्या। भारत सरकार के द्वारा जब देश का विकास किया जाने लगा तो उसमें सबसे पहले औद्योगिकरण और विकास परियोजनाएं तथा जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं और खनन के कारण आदिवासियों को उनके जो मूल स्थान से उनसे विस्थापित किया गया।
भारत सरकार ने खनिज संसाधनों के दोहन तथा ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण की नीति अपनाई और अधिकतर ऐसे उद्योगों को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित किया गया, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया गया जहां आदिवासी बड़ी संख्या में निवास कर रहे थे। इसके लिए सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में भूमि को तेजी से अधिग्रहित किया। अधिग्रहित करने का मतलब होता है उस जो भी भूमि है उसके ऊपर सरकार का अधिकार हो जाएगा। इस प्रक्रिया में लाखों आदिवासियों को बिना पर्याप्त मुआवजा दिए या उनका बिना पुनर्वास किए बेघर कर दिया। अर्थात जैसे जहाँ से भी कोई उद्योग स्थापित करना है तो वहाँ से उसकी वनों को काटा जाएगा और वहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाएगा, या खनन का कार्य करना है, ज़मीन में से खनिज पदार्थ निकालने हैं, सोना है, कोयला है, जो भी खनिज पदार्थ निकालना है उसके लिए ज़मीन की जो ऊपरी सतह है जिसके ऊपर वन स्थापित है, जिनमें जनजातियाँ रह रही हैं, उन्हें वहाँ से हटाकर उन वनों को वहाँ से काटकर और उन स्थानों पर फिर खाने को दी जाती हैं। इस कारण से जो बड़ी बांध परियोजनाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा जनजातियों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार रही हैं, क्योंकि अधिकतर जो इस प्रकार की बड़ी बांध परियोजनाएं हैं, जैसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर भी पोलावरम बांध है, इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, उत्तराखंड में है। तो ऐसी परियोजनाओं के कारण लाखों आदिवासी जो है वो बेघर हो गए हैं, उनकी जो ज़मीनें थी वो सारी डूब क्षेत्र में आ गई हैं और इन आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया और उनका पुनर्वास के उचित प्रबंध नहीं किए गए। इससे जो जनजातियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हैं। आर्थिक उदारीकरण के नाम पर भी कारपोरेट जगत को आसानी से आदिवासियों की भूमि हासिल हो जाती है और आदिवासी मुँह ताकते रह जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है विस्थापन की समस्या। तीसरी जो समस्या है वो है निर्जातीय एवं सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा, क्योंकि जैसा हमने पहले इसकी आदिवासियों की परिभाषाओं में देखा है कि जनजातियां जो हैं वो अपनी इनकी विशेष संस्कृति होती है, अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना खान पान होता है और इनकी पहचान का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है। जनजातियों के निर्जातीय एवं सांस्कृतिक पहचान भी एक अहम मुद्दा है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही आदिवासियों के क्षेत्रों में ब्याज पर पैसा देने वाले साहूकारों की घुसपैठ हो गई थी। घुसपैठ का मतलब है कि साहूकार जो हैं उन आदिवासियों के क्षेत्रों में पहुंच गए थे। आज़ादी के बाद भी भारी संख्या में गैर आदिवासी लोग आदिवासी क्षेत्रों में जाकर बसने लगे और इसके परिणाम स्वरूप आदिवासी संस्कृति के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि इनकी संस्कृति पर प्रवासी यानी कि जो बाहर से लोग इनके क्षेत्रों में गए थे, जिनको ये दीकू कहते थे, बाहर से आने वाले लोगों को जनजातियों के द्वारा दीकू कहा जाता था, प्रवासी लोगों की संस्कृतियां हावी होने लगीं। उदाहरण के लिए झारखंड में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की जनसंख्या का अनुपात कम हो गया है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था। त्रिपुरा में तो आदिवासी लोग अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं, क्योंकि उनके स्थान पर अब बाहर से इधर उधर से लोग वहाँ पर जाकर रहने लगे हैं और आदिवासियों को वहाँ से हटना पड़ा है। तो ये निर्जातीय और सांस्कृतिक पहचान का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अन्य समस्याएं कौन सी हैं? दुर्गम निवास स्थान। दुर्गम निवास स्थान का मतलब होता है कि जनजातियां ऐसे स्थानों पर निवास करती हैं जहां पर पहुंचना कठिन होता है, ना तो सड़कें हैं ना रेल मार्ग पूरी तरह से वहां पर बिछे हुए हैं और उन्हें सभ्य समाज के संपर्क में आने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। कृषि भूमि का अभाव हो गया है, क्योंकि उनसे वन क्षेत्र छीन लिए गए थे, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद जो है जो उनके पास भूमियाँ थी वो अधिग्रहित क्षेत्रों में आ गई, कहीं पर बांध बन गए, कहीं पर उद्योग लग गए, कहीं पर खनन कार्य शुरू हो गया, कुछ कारपोरेट क्षेत्रों को दे दिए गए। इस प्रकार से जो कृषि भूमि थी आदिवासियों के पास, उसका उनके पास अभाव हो गया। कर्ज में दबे होना। आदिवासी अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते गए, लेकिन वो उस कर्ज को कभी चुका नहीं पाए और इसलिए वो उस कर्ज में दब गए। नशाखोरी भी समस्या है। अनपढ़ता और भाषा की समस्या है। अनपढ़ता इनकी जो आदिवासी हैं वो साक्षर नहीं हैं, साक्षर नहीं थे, अब तो थोड़े थोड़े होने लगे हैं, लेकिन उनकी संस्कृति तो अपनी है, लेकिन उनकी कोई भाषा जो है वो उसका लिखित रूप नहीं है, इसलिए वो जो है अनपढ़ हैं सारे।
और भाषा की समस्या भी है क्योंकि वो बाहरी लोगों की भाषा को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, ना बोल पाते हैं, और इसलिए जो है जो उनकी भाषा है उनको अन्य लोग नहीं समझते। भाषा की समस्या भी आदिवासियों के सामने है। लेकिन जो 3 बड़ी समस्याएं हैं वो है उनके लिए निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा, विस्थापन की समस्या है, और तीसरा हमने इसमें पढ़ा है राष्ट्रीय वन नीति, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और स्वतंत्र भारत में भी वो जारी रही है। ये जनजातियों की प्रमुख समस्याएं थी जिनसे जनजातियों को जूझना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी ताकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकार के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुरुआत की जा सके। अतः जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो 1935 में उनके लिए एक सूची तैयार कर दी गई थी, और उस सूची में जो भी जनजातियां रखी गई हैं, जो आदिवासी रखे गए हैं, आदिवासी समूह रखे गए हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार के द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए थे। और स्वतंत्रता के बाद भी यह नीतियां जारी रही और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्रयास किए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है वैधानिक संस्थाओं में आरक्षण। वैधानिक संस्थाएं अर्थात देश के लिए कानून का निर्माण करने वाली संस्थाएं। कानून निर्माण में जनजातियों को भागीदारी देने के लिए इनके लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा की कुल 545 स्थानों में से सीटों में से 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो कि पहले 41 थे लेकिन बाद में इन्हें बढ़ाकर 47 कर दिया गया है। तथा विधानसभाओं की 4047 स्थानों में से 554 स्थान जनजातियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। इन स्थानों से केवल जनजातियों के लोगों का चुनाव ही हो सकता है। वही यहाँ पर खड़े हो सकते हैं प्रत्याशी के तौर पर। कोई दूसरी अनुसूचित जाति या सामान्य वर्ग का या कोई पिछड़ी जाति का या कोई भी और व्यक्ति इन स्थानों से प्रत्याशी के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। जनजातियों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें सामाजिक वर्ग के बराबर लाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए जनजातियों को सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण दिया गया है उसमें केंद्रीय सेवाओं में उनके लिए 7.5% स्थान आरक्षित किए गए हैं। केंद्रीय सेवाएं अर्थात जो नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती हैं। इसके साथ साथ राज्य में जो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा वो उन राज्यों की जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। तीसरी जो इनको सुविधाएं दी गई हैं या इनके लिए जो कल्याणकारी कदम उठाया गया है वो है शैक्षणिक सुविधाएं। जनजातियों में निरक्षरता को दूर करने के लिए अलग अलग स्कूल तथा प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, मुफ्त में पुस्तकें दी जाती हैं और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। अर्थात जैसे मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या सरकार के द्वारा संचालित जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें उन सभी में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी स्थान आरक्षित रखे गए हैं। चौथा है कल्याणकारी कार्यक्रम। जनजातियों को ऊपर उठाने के लिए बहुत से कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में धन रखा जाता है। इनके लिए छात्रावास भी खोले गए हैं। इनके लिए सरकारी सहकारी समितियां भी खोली गई हैं, अनुसंधान संस्थान खोले गए हैं, आश्रम भी खोले गए हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए मुफ्त में कोचिंग सेंटर्स भी इनके लिए खोले गए हैं ताकि ये जनजातियां भी पढ़ लिख कर जो हैं अन्य लोगों के बराबर पहुंच सकें, आ सकें और अपना विकास कर सकें।
नंबर 5 है कल्याण तथा सलाहकार संगठन। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर समितियां भी गठित की जाती रही हैं। विभिन्न राज्यों में इनके कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा स्वतंत्र विभाग भी खोले गए हैं जो केवल आदिवासियों के कल्याण के ऊपर नज़र रखते हैं। भारत सरकार ने 1968 में तथा 1971 में संसदीय समितियों का गठन किया है जिससे कि जनजातियों के लिए चल रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा सके। आजकल 30 सदस्यों की स्थायी संसदीय समिति इन कार्यक्रमों की जांच करती है। इन सारे कदमों के अतिरिक्त भी इसके अलावा जनजातीय तथा गैर जनजातीय लोगों द्वारा भी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं ताकि यह लोग भी सामान्य वर्ग की तरह आज के समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें तथा इनका समाज भी ऊपर उठ सके। और इन सभी के प्रयासों के फलस्वरूप अब ये लोग धीरे धीरे ऊपर भी उठ रहे हैं। खासतौर से खेलों में जनजातीय लोग बहुत आगे आ रहे हैं। तो ये थे इस लेसन के 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जनजातियों की समस्याएं और उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदम। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।